आज हम करेंगे कविता आत्मकथ्य। आत्मकथ्य को हम बहुत इंटरेस्टिंग में बहुत मजेदार तरीके से बहुत इजी मेथड से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया है, पहले आप 2-3 लाइन में सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको ये कविता और अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चों, दरअसल आत्मकथा का मतलब होता है आत्मकथा, और आत्मकथा को इंग्लिश में बायोग्राफी कहते हैं। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी की बायोग्राफी पढ़ी होगी या कभी फिल्म में देखी होगी। आपने देखी होगी, बहुत सी फिल्में आजकल बायोग्राफी पर भी बनने लगी हैं। तो वो बायोग्राफी अक्सर लोग चाहते हैं, लोग मतलब फेमस पर्सनैलिटी ही होती है बायोग्राफी। अब कोई अरे गहरे नत्थु कह रहे मेरे जैसे की तो बायोग्राफी छपेगी नहीं, तो कोई ना कोई फेमस पर्सनैलिटी ही होती है जिसके ऊपर बायोग्राफी छपती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बायोग्राफी छपवाना नहीं चाहते। हालांकि ज्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो फेमस है, लेकिन वो अपनी बायोग्राफी छपवाना चाहेंगे। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं और चाहते भी हैं। हर एक के मन में होता है कि हमारे ऊपर भी कोई ना कोई बायोग्राफी छपे या कोई ना कोई फिल्म उस पर आए। लेकिन ऐसे लोग जो नहीं छपवाना चाहते, उनमें से एक हैं इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी से बहुत से लोगों ने आग्रह किया। वो लोग कौन थे? उनके कोई मित्र हैं, जानकारी वाले हैं, आसपास के लोग हैं, या उनके जो फैन हैं, जो उनके फैन हैं वो भी बहुत आग्रह करते हैं, इंसिस्ट करते हैं कवि को। क्या कहते हैं कि आप अपने बारे में भी अपनी आत्मकथा लिखो, यानी ऑटोबायोग्राफी कह सकते हो। लेकिन कवि ने साफ मना कर दिया कि मैं अपने बारे में आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। उसी के बारे में ये कविता है, यानी वो अपने बारे में बता रहे हैं इस कविता में कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। क्यों नहीं लिखना चाहते वो भी इस कविता में ही अब हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया है, क्या समझा है, पहले आप सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन इसको पढ़ूं ना तो आपको ये और अच्छे से समझ में आए। दरअसल इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरी ऐसी कौन सी कहानी है जिसको मैं दूसरों को बता सकूं। मतलब मेरी ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसको मैं आत्मकथा के रूप में लिख सकूं। क्यों नहीं है, उसका रीजन भी कवि बताते हैं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं, अर्थात मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। तो ऐसे दुखों से भरी कहानी कौन सुनना चाहेगा, और उनको सुनकर मिलेगा भी क्या। तो ऐसा ही कहकर एक रीजन बताते हैं कि मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। लेकिन वो दूसरे शब्दों में बताते हैं। क्या कहते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि एक ये पेड़ है, सूखा हुआ पेड़, बिल्कुल सूख चुका है, और एक तरफ ये पेड़ है जो अच्छा खासा हरा भरा पेड़ है। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों पेड़ों की स्थिति किसकी ज्यादा अच्छी है, यानी खुशहाल जीवन किसका है, तो आप स्पष्ट रूप से बता दो कि ये पेड़ ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये हरा भरा है, खुशियों से भरपूर है, इसका जीवन ज्यादा सुखमय है। और दूसरी तरफ एक ये पेड़ है जिसकी पत्तियां सूख चुकी हैं, झड़ चुकी हैं, अलग हो चुकी हैं या झड़ रही हैं। ऐसे पेड़ की स्थिति दुख में कह सकते हैं। तो इस तरह से ही अपनी स्थिति बताते हुए कवि कहते हैं कि मेरा जीवन ऐसा नहीं है, अर्थात खुशी भरा नहीं है। मेरा जीवन तो ऐसा है इस पेड़ की मानिंद, इस पेड़ के समान, जो जिसकी पत्तियां सूख चुकी हैं, वो झड़ चुका है, अर्थात मेरे जीवन में दुख ही दुख है। ऐसा ही कुछ अब हम पढ़ेंगे। देखो, मधुप का मतलब होता है मन रूपी भंवरा, और इसके दूसरा जो शब्दार्थ है अपनी मतलब खुद की। बाकी शब्दार्थ आपको पता है। देखो, मधुप गुनगुना कर कह जाता, मेरा मन रूपी भंवरा गुनगुना कर कह रहा है। क्या कह रहा है कि कौन कहानी यह अपनी, मेरी ऐसी कौन सी कहानी है जो मैं दूसरों को बताऊं। ये बात कब कहते हैं कवि? कवि जब कहते हैं जब उनके ही मित्र उनसे आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम भी अपनी आत्मकथा लिखो। तब वो ये जवाब कहते हैं कि मेरी ऐसी कौन सी कहानी है जिसको मैं दूसरों को बता सकूं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मेरा जीवन तो ऐसा है जिसकी पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, अर्थात मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं। कितनी आज घनी, घनी का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। मेरे जीवन में बहुत ज्यादा मात्रा में पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। बात वही, अर्थात मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं, इसीलिए मैं अपनी आत्मकथा दूसरों को नहीं बताना चाहता। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया, ध्यान से सुनो। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि कभी आपने अपने दुख किसी को बताए हो, किसी दोस्त यार को, यानी 2-4 लोग बैठे हो, वहां पर अपना दुखड़ा अगर आप गाने लग जाते हो,
तो उस टाइम तो हो सकता है कि कोई मजाक ना बनाए, लेकिन एक टाइम के बाद वो उसी बात का मजाक भी बना लेते हैं। ऐसे ज्यादातर लोग होते हैं। हो सकता है आपका कोई एक नियरेस्ट फ्रेंड हो, वो ये काम ना भी करे, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ यही स्थिति होगी कि आप अपना दुख किसी को बताते हैं तो वो मजाक भी बना लेता है। तो कवि भी ऐसा ही कह रहा है कि मैं अपना दुख बताऊं तो लोग उसका मजाक बना लेंगे, जैसा अक्सर लोगों के साथ होता है। क्या करते हैं लोग, यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आत्मकथा लिखी गई है, लेकिन उनके दुखों को जानकर लोगों ने उनका मजाक बना लिया है। तो ऐसा लोग खुद ही करते हैं। क्या करते हैं, अपनी आत्मकथा लिखकर अपना मजाक ही बनवाते हैं, अपना दुखड़ा रोकर अपना मजाक बनवाना ही है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ है। देखो इस पहले शब्दार्थ देख लो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। गंभीर का मतलब होता है गहरे, और नीलिमा का मतलब नीला आसमान, यहां नीले रंग के आसमान के ऊपर संकेत है। इसके अलावा जो आगे लिखा हुआ है लो, यहां पर लोगों की बात हो रही है। और मलिन का मतलब मैला, उपहास का मतलब मजाक। इन दो पंक्तियों की हिंदी फिर से देखो। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, यानी इस गहरे नीले आसमान के तले, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, और वो क्या है, नीला आसमान। तो क्या बनी कि इस गहरे नीले आसमान के नीचे असंख्य जीवन इतिहास लिखे गए हैं, यानी असंख्य आत्मकथाएं लिखी गई हैं। यह लोग, ऐसे लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। ऐसे लोग अपना ही व्यंग्य बनवाते हैं, मलिन उपहास बनवाते हैं, अर्थात मैला मजाक बनाते हैं, यानी लोग उनका मजाक बनाते हैं उनके दुख को सुनकर। तो ऐसे लोग अपना ही व्यंग्य मलिन उपहास बनवाते रहते हैं। तब भी कहते हो, कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। अब यहां इन दो पंक्तियों में क्या बताया, ध्यान से सुनो। देखो कवि कहते हैं कि अब ये जानते हुए भी कि लोग दुख का मजाक बनवाते हैं, तो तुम ये चाहते हो कि मैं भी अपना दुख, मैं भी अपनी कमजोरियां दूसरों को बता दूं, अर्थात मेरे ऊपर जो बीती है, मेरी जो कमजोरियां हैं, अगर मैं उसको बता दूंगा तो क्या तुम्हें उसको सुनकर सुख मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पेड़ का उदाहरण दिया था ना कि एक घना पेड़ है और एक पत्तियां मुरझा गई हैं। ऐसे ही यहां पर घड़े का भी उदाहरण देते हैं कि एक खाली घड़ा है और एक भरा हुआ घड़ा है। अब आप समझ गए होंगे, यहां पर मैंने लिख भी दिया है, खाली का मतलब दुख और घड़ा मतलब जीवन, यहां जीवन को कहा है। तो मेरा जीवन तो खाली घड़े के समान है, अर्थात मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है, उसको सुनकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। ऐसा ही कुछ हम इन दो पंक्तियों में पढ़ेंगे, लेकिन पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ हैं दुर्बलता मतलब कमजोरी, गागर मतलब घड़ा, रीति माने खाली। अब इसकी हिंदी देखो, दोनों की हिंदी क्या बनी। लेकिन उससे पहले बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कवि का नाम बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अब देखो हिंदी, तब भी कहते हो, कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, मतलब ये जानते हुए भी कि वो अपना व्यंग्य मलिन उपहास बनवाते हैं लिखकर, तो तब भी ये जानते हुए भी कहते हो, कह डालू दुर्बलताएं, यानी मैं अपनी कमजोरी, अपने ऊपर जो बीती हुई है वो सारी मैं बता दूं, तुम सुनकर सुख पाओगे, क्या तुम्हें ये सुनकर सुख मिलेगा। देखोगे यह गागर रीति, जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा घड़ा खाली है, अर्थात मेरा जीवन खाली के समान है, अर्थात मेरे जीवन में दुख ही दुख है, इसीलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। लेकिन आगे भी कुछ कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब कवि कहते हैं इन दो पंक्तियों में कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना दुखड़ा रोऊं, अर्थात मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, वो आत्मकथा में अपना दुख ही लिखूंगा मैं, और जब मैं वो दुख लिखूंगा तो वो कहीं ना कहीं तुमसे ही कनेक्टेड होगा, मतलब तुम मेरे मित्र हो तो वो मेरे मित्रों पर ही कनेक्टेड होगा वो दुख, वो आसपास के लोगों के द्वारा ही तो मुझे मिला है, तो उस दुख का कारण कहीं तुम अपने आप को ना समझने लगो। ये बात ध्यान रखना कि मेरा जो खाली घड़ा है वो उसका जो कारण है वो तुम लोग नहीं हो। ऐसा ही कुछ यहां लिखा हुआ है कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही मेरे खाली घड़े को खाली करने वाले, अर्थात मेरे दुख का कारण तुम अपने आप को समझने लग जाओ। तो ऐसा ना करना, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। लोग मेरा रस लेकर, अर्थात मेरे दुख को जानकर अपना भरना चाहेंगे, अपना घड़ा भरना चाहेंगे। घड़ा घड़ा भरने का मतलब अपने आप को सुखी महसूस करेंगे, अर्थात मजाक बनाएंगे। तो ऐसा मैं इसीलिए नहीं करना चाहता, अर्थात मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यहां पर वंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया, ध्यान से सुनो। कवि अपनी आत्मकथा को कहता है, क्या कहता है कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी कठिनाई होगी कि मैं अपनी उस भोली भाली आत्मकथा का मजाक बनाऊंगा, अर्थात ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं अपने जीवन में मैंने जो भूलें की हैं, अर्थात मुझसे जो भी भूल हुई हैं या जितने भी मैंने धोखे खाए हैं, वो मैं दूसरों को नहीं बताना चाहता। देखो एक बार रिवाइज करवा देता हूं इन दो पंक्तियों में।
कवि कहते हैं कि मैं जब अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो एक तरह से ये तीन चीजें मुझे दिखानी होगी, अर्थात मुझे अपनी हंसी उड़वानी होगी, मुझे अपने जीवन में मैंने जो भूलें की हैं वो दिखाना होगा, और दूसरों के द्वारा जो धोखा खाया है मैंने वो भी मुझे बताना होगा। ये सारी चीजें करना मेरे लिए सबसे बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी कठिनाई है। शब्दार्थ देख लो ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। विडंबना मतलब कठिनाई, सरलते यहां पर आत्मकथा को ही कहा है कि मेरी आत्मकथा सरल है, भोली भाली है। अरे का मतलब हे, पुकारने वाला अरे बोलते हैं ना, जैसे अरे, वैसा ही। प्रवंचना का मतलब धोखा। अब देखो इसकी हिंदी, कवि कहते हैं कि यह मेरे लिए बहुत बड़ी कठिनाई होगी। क्या? कि अरे सरलते, हे सरल, हे भोली भाली, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, तेरी हे भोली भाली आत्मकथा, मैं तेरी हंसी उड़वाऊंगा अगर मैं आत्मकथा लिख लेता हूं तो। इसके साथ साथ भूलें अपनी, मैंने जो अपने जीवन में भूलें की हैं और दूसरों के द्वारा धोखा खाया है वो भी मुझे दिखाना होगा, दिखलाऊं मैं, मुझे वो दिखलाना होगा। ये सारी चीजें करना मेरे लिए बहुत बड़ी कठिनाई है, इसीलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। आगे देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब इन दो पंक्तियों में कवि स्वीकार करते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ था, ज्यादातर दुख थे, लेकिन उनके बीच कुछ पल, कुछ क्षण ऐसे भी आए थे जो खुशियों से भरे हुए थे, खुशियों से भरे हुए थे, और उन खुशियों को याद करके हुए या उन खुशियों में मैं खूब खिलखिलाकर हंसता था। ऐसा भी था मेरा जीवन, लेकिन उन क्षणों को भी मैं आत्मकथा में नहीं बताना चाहता। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दुख ही नहीं बताना चाहता, मैं अपने उन क्षणों को भी जिसमें मैं बहुत खुश रहा हूं, उन क्षणों को भी नहीं बताना चाहता। क्यों? क्योंकि वो मेरा निजी जीवन है, मेरी पर्सनल लाइफ है, उसको मैं दूसरों के सामने नहीं बतलाना चाहता। यही दो पंक्तियों में लिखा हुआ है। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। उज्जवल मतलब सुख भरे पल, गाथा मतलब कथा, मधुर चांदनी मतलब सुखद पल। वैसे आप समझ गए होंगे हिंदी, फिर भी एक बार करवा देता हूं। उज्जवल गाथा, सुख भरे पल को, यानी ऐसे पल, ऐसी कथा जिसमें सुख भरे पल थे, उसको मैं कैसे गाऊं, कैसे बता दूं। मधुर चांदनी रातों की, सुखद पल, मधुर चांदनी मतलब ऐसे पल जो मधुर चांदनी के समान थे, ऐसी रातें भी थी मेरे जीवन में। अरे खिलखिलाकर मतलब ऐसा मेरा जीवन था जब मैं उन बातों को याद करता हूं तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ता हूं। ऐसा जीवन भी था मेरे जीवन में, अर्थात मेरे जीवन में सुखद क्षण थे, मधुर चांदनी रातें थी, लेकिन मैं उनको भी नहीं बताना चाहता। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। अब कवि इन दो पंक्तियों में कहता है कि मेरे जीवन में सुख के क्षण तो आए थे, लेकिन वो सुख के क्षण थोड़े टाइम के लिए ही थे, अर्थात बहुत ज्यादा वो मेरे पास नहीं रहे। तो मैंने जो सुख का सपना देखा था ना, वो आया तो था, लेकिन वो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुझसे दूर भाग गया, अर्थात वो मेरा हो ना पाया। वो कुछ क्षण ही मेरे पास रहा, उसके बाद वो मुझसे बिछड़ गया। ऐसा था मेरा वो सुख का सपना। तो ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा है, लेकिन पहले शब्दार्थ देख लीजिए। आलिंगन का मतलब होता है बाहों में, मुस्क्या मतलब होता है मुस्कुराकर, बाकी शब्दार्थ आपको पता है। मिला कहां वह सुख, ऐसा सुख जो मुझे मिला ही नहीं, वो मतलब कुछ टाइम के लिए तो मेरे पास था, ऊपर वाली दो पंक्तियों में पढ़ा, जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, अर्थात मेरे पास ऐसा सुख था ही नहीं जिसका मैंने स्वप्न देखा था, सपना देखा था, और ऐसा सपना था जिसको देखते हुए मैं जाग गया था, अर्थात कुछ पल के लिए ही वो मेरे पास रहा। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, मेरी बाहों में तो आया वो, अर्थात वो सुख, वो पल, ऐसी स्थिति थी जो मेरी बाहों में तो आई, लेकिन आते 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 अचानक वो मुस्कुराकर वापस भाग गया, अर्थात बहुत समय के लिए वो मेरा हो ना पाया। ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हो। इसका मतलब यही था, मेरे जीवन में वो सुखद क्षण तो आए थे, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक वो टिक ना पाए, अर्थात वो भाग गए, मुझसे दूर हो गए। बच्चों, गागर का अर्थ अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में जो सुखद क्षण थे, अर्थात मेरे जीवन में जो अच्छे पल थे, वो किसकी वजह से थे? वो मेरी प्रिया की वजह से थे। प्रिया मतलब उसको चाहने वाली, चाहने वाली कोई भी हो सकती है, उसकी पत्नी हो सकती है, उसकी प्रेमिका हो सकती है, या कोई और भी हो सकता है, उसका कोई रिलेटिव हो सकता है, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रिया कहने का मतलब यही है कि उसको चाहने वाली, उस प्रिया की वजह से ही मेरे जीवन में सुखद क्षण आए थे, और वो प्रिया के आने से मेरा जीवन इतना खुशहाल हो गया था, इतना सुंदर हो गया था, उसके तो लाल गालों की वजह से ही इतना सुंदर वातावरण मुझे नजर आता था, अर्थात उसकी लालिमा इतनी ज्यादा थी कि सुबह सुबह आपने देखी होगी ना, सुबह होती है, सुबह चारों तरफ लालिमा छा जाती है। वो लालिमा आती कहां से है? वो लालिमा वहीं से ही आती थी, अर्थात उसके लाल गालों की वजह से ही वो प्रेम भरी सुबह लालिमा से युक्त हो जाती थी।
ऐसा ही यहां पर कुछ हम पढ़ेंगे। बस इसमें समझने लायक यही बात थी कि उसके लाल गालों की वजह से ही प्रेम भरी सुबह मेरी होती थी, अर्थात ऐसी उषा जो लालिमा से युक्त है। बस आप शब्दार्थ देख लीजिए, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अरुण का मतलब लाल, कपोलो का मतलब गाल, मतवाली मतलब मस्ती भरी, अनुरागनी मतलब प्रेम भरी, और उषा मतलब सुबह, प्रेम भरी सुबह। निज माने अपनी, सुगंध, सुहाग का मतलब सुगंध, मधुमाया मधुर, यहां मधुर सुगंध की बात हो रही है, इकट्ठा है ये। अब इसकी हिंदी कैसे बनेगी, बस आप शब्दार्थ देखते जाइए, उसके हिसाब से हिंदी अपने आप बनती चली जाएगी। देखो, जिसके, अब वो पिछली लाइन में आया था कि वो सुंदर सपना था, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, वो सुंदर सपना कैसा था, वो अभी इन दो पंक्तियों में बताया है। जिसके लाल गालों की मस्ती भरी सुंदर छाया थी, उसके लाल गालों की वजह से ही जो प्रेम भरी सुबह होती थी, वो प्रेम भरी सुबह उससे लालिमा ले लेती थी, अर्थात उधार लेती थी। वो लालिमा उसी से ही तो आती थी, अर्थात उसके लाल गालों से ही आती थी, और अपनी मधुर सुगंध लेकर प्रकट होती थी। कौन? यहां ये जो लाइन लिखी है नीचे, वो उषा के लिए लिखी है, यानी सुबह के लिए, और ऊपर वाली लाइन लिखी है उस सुंदर सपने के लिए, उन सुखद क्षणों के लिए। तो ये सुखद क्षण ऐसे थे, यानी जो ऊपर वाली लाइन में लिखे हुए हैं, जिसके लाल गाल थे, मस्ती भरी सुंदर छाया थी। लेकिन अब यहां पर जो नीचे वाली लाइन है, वो उषा को लेकर है, अर्थात सुबह को लेकर है। ऐसी सुबह जो प्रेम भरी है, वो सुबह क्या करती थी, उससे लालिमा लेती थी, और लालिमा ही नहीं, उससे मधुर सुगंध लेकर, यानी अपनी जो मधुर सुगंध लेकर वो प्रकट होती है सुबह, वो भी वो वहीं से ही लेती थी। ये बात को इसीलिए दिखाया गया है कि मेरे जो सुखद क्षण थे, वो इतने अच्छे थे, इतने सुंदर थे कि वो उषा भी ऐसी प्रतीत होती थी। तो इसकी हिंदी एक बार जल्दी से दोबारा देख लो कि जिसके लाल गालों की मस्ती भरी सुंदर छाया थी, और उसी की वजह से ही प्रेम भरी सुबह अपनी मधुर सुगंध और अपनी लालिमा लेकर प्रकट होती थी, अपनी लालिमा से युक्त उषा प्रकट हो जाती थी, अर्थात वो इतनी सुंदर थे वो क्षण। उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया है, ध्यान से सुनो। जैसे कोई एक राहगीर होता है, वो अपनी यात्रा कर रहा है, काफी दूर जाना है उसे, लेकिन यात्रा के दौरान वो अपने साथ खाना ले जाता है। खाना मतलब एक तरह की एनर्जी ले जाता है। जब भी वो थक जाता है, चाहे वो बाई बस जा रहा है, बाई ट्रेन जा रहा है, या पैदल जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, लेकिन जब वो थक जाता है, उसे भूख लग जाती है, अर्थात उसे एनर्जी चाहिए। अब उसको एनर्जी मिलेगी कहां से? वो खाना खा लेगा, थोड़ा आराम कर लेगा, तो उसको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक ऐसे ही कवि अपने आप को बताता है कि मेरे जीवन में वो यादें, अर्थात सुखद क्षण, मेरे लिए एनर्जी का काम करती हैं, अर्थात पाथे का काम करती है। पाथे मतलब रास्ते का भोजन होता है, या यूं कह लो कि जिससे एनर्जी मिलती है, वो पाथे होता है। तो कवि कहते हैं कि कवि अपने आप की तुलना राहगीर से करते हैं कि मैं जैसे राहगीर होता है ना, वैसे कवि भी है, और यात्रा उसका जीवन है कवि का, वो कहा गया है, और खाना मतलब उसकी वो यादें जो एनर्जी देती हैं। तो कवि कहता है कि मैं उन सुखद क्षणों को जब मैं याद करता हूं, तो मुझे एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से मेरा जीवन चल रहा है। अब कवि कहते हैं कि ऐसे क्षण भी थे जो मेरे दुख भरे क्षण थे, उन दुखों को भी मैं नहीं बताना चाहता। क्यों नहीं बताना चाहता? जो क्योंकि वो दुख अब सो चुके हैं, अर्थात वो बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब दोबारा उसको लिखना एक तरह से दोबारा उसको याद करना, और दोबारा याद करना मतलब दोबारा से दुखी होना। तो मेरे साथ मैं ऐसा नहीं करना चाहता। यही इन दो पंक्तियों में लिखा हुआ है। शब्दार्थ देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। स्मृति मतलब यादें, पाथेय का मतलब वही यानी एनर्जी, और इसके अलावा वैसे तो पाथेय का मतलब होता है रास्ते का भोजन, इसके अलावा पथिक का मतलब राहगीर, और इसके अलावा पंथा का मतलब होता है रास्ता, और सीवन का मतलब होता है सिली हुई, कंथा का मतलब है मन रूपी रजाई। अब इसकी हिंदी देखो क्या बनी। उसकी स्मृति पाथे बनी, उसकी स्मृति किसकी? उस प्रिया की यादें, या वो सुखद क्षण जो मेरे जीवन में कभी आए थे, वो यादें पाथे बनी हैं, अर्थात मेरे लिए रास्ते का भोजन है, जो थके हुए पथिक के काम आती है। कहां पर? रास्ते में। रास्ते में जैसे एनर्जी का काम करती हैं, पाथे का काम करती हैं, वैसे ही मेरे लिए वो यादें पाथे का काम कर रही हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे, जैसे कोई रजाई होती है ना, रजाई, उसमें कुछ ना कुछ कपास या इस तरह की चीज भर दी जाती है, और उसको सील दिया जाता है अच्छे से। अब कोई उसकी सिली हुई जो रजाई है उधेड़ कर देखना चाहे कि अंदर क्या भरा हुआ है, ये ठीक वैसे ही है कि मेरे मन में, मेरे जीवन में दुख भरे हुए हैं। उस मन को उधेड़ कर, उस जीवन को उधेड़ कर या उठाकर ये देखना चाहते हो क्या कि मेरे जीवन में कौन कौन से दुख हैं। तो तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ। तो सीवन सिली हुई, उधेड़ कर देखोगे, सिली हुई रजाई को मेरी कथा, कंथा मतलब मन रूपी, मेरी मन रूपी रजाई को उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो? क्या मिलेगा? सिर्फ दुख ही दुख है उसमें। बच्चों अभी अरुण का अर्थ मैंने बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी सचेत होकर सुन रहे हैं। आगे देखिए, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं औरों की सुनता मैं मौन रहूं।
मतलब मेरा छोटा सा जीवन है, इसमें कोई बड़ी बड़ी कथाएं नहीं है, तो ऐसे कैसे कह दूं बड़ी कथाओं को मैं। अर्थात मेरा जीवन बहुत छोटा है, मेरे जीवन में कोई बड़ी कथाएं नहीं है, उसको मैं अपनी आत्मकथा में कैसे वर्णन करूं। क्या यह अच्छा नहीं मैं औरों की सुनता में मौन रहूं? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं औरों की तो सुनता रहूं और मैं खुद शांत रहूं, अर्थात खुद कुछ ना कहूं। औरों की सुनता मतलब औरों की आत्मकथा को पढ़ लूं लेकिन मैं खुद कुछ ना कहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मेरी भोली भाली आत्मकथा है, उसको सुनकर तुम क्या भला करोगे, अर्थात तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा उससे। अभी समय भी नहीं है, अभी समय भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी जो व्यथा है, व्यथा मतलब पीड़ा, पीड़ा मेरी सो चुकी है, थक चुकी है, हार चुकी है, अर्थात बहुत पुरानी हो चुकी है। अब उसको दोबारा याद करना मतलब मुझे दोबारा दुखी होना पड़ेगा। तो मेरी पीड़ा थक गई है, सो गई है, अर्थात मौन हो गई है, चुपचाप हो गई है, अर्थात मैं उन बातों को भूल चुका हूं। अब मैं उन बातों को याद करके दोबारा दुखी नहीं होना चाहता, इसीलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। एक कारण तो यही था और दूसरा कारण अभी समय भी नहीं, अर्थात मेरे जीवन में कोई बड़ी बड़ी कथाएं नहीं है। मेरा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि मैं कुछ किसी को मोटिवेट कर सकूं अपने आत्मकथा को लिखकर। तो मेरा अभी समय भी नहीं आया है, इसीलिए अपनी आत्मकथा को मैं नहीं लिखना चाहता। हालांकि ये कवि का बड़प्पन है कि वो कह रहा है कि अभी समय भी नहीं आया है। हालांकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े अपने काम किए हैं, यानी वो बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन वो अपने आप को मानते हैं कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी कथाएं हैं नहीं, इसीलिए कहते हैं वो अभी समय भी नहीं आया है। बच्चों, आपको लग रहा हो कि ये कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, और साथ ही साथ आपको इसी कविता की रिटन एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होगी। तो ये सारी चीजें आपको अभी मिलेंगी, लेकिन कहां? लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन 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 उससे पहले होगा आपका इसी कविता से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस कविता को आपने कितने अच्छे से समझा। अगर आप इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कवि ने मधुप किसे कहा है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कवि ने मधुप किसे कहा है? आपके ऑप्शन: ए मन को, बी भौरा को, सी धन को, डी आकाश को। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मन को। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन: ऑप्शन ए खाली घड़ा, बी छोटी गागर, सी सुखों से खाली जीवन, डी भरा हुआ घड़ा। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुखों से खाली जीवन। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? आपके ऑप्शन: ए धन का, बी पारिवारिक जीवन का, सी स्मृतियों का, डी सुख का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुख का। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? आपके ऑप्शन: ए महान, बी प्रभावशाली, सी भोली, डी चंचल। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भोली। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक में आपको ए टू जेड सिलेबस आपकी क्लास से ही रिलेटेड एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो जरूर देखना इस लिंक को। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।